Hello and welcome back to my channel. That's Let's Explore. Today topic is evidences that DNA is a genetic material. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे जो डीएनए को फाइंड आउट करने के लिए हुए और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने करे, है ना। तो जिसमें से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे इंग्लैंड से, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब वहाँ के लोग निमोनिया से इफेक्ट हो रहे थे, निमोनिया से मर रहे थे, जब लोग निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी, यस, तो उन्होंने वैक्सीन्स बनाने में हेल्प की थी। उन्होंने वैक्सीन्स बनाई थी, उन्होंने डेवलप की थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफी हद तक फायदा भी हुआ था। बट एक एयर रेड में उनकी डेथ हो गई थी, और जब उनकी डेथ हुई उनके लैब में उनके हाथ में एक एक पेपर था, उनका रिसर्च वर्क, जिससे जिससे हमें ये पता चल रहा था, जिसे देखते हुए कि मतलब हम जेनेटिक मटेरियल को फाइंड आउट कर रहे हैं, करने में हमें सक्सेस मिल सकती है अगर इस रिसर्च को फ्रेडरिक ग्रिफिथ होते समझाने के लिए तब। बट उस टाइम पे काफी लोगों को वो रिसर्च थ्योरी समझ में नहीं आई, आई थिंक, तो वो इतना डेवलप नहीं हुआ, वो पेपर पब्लिश नहीं हुआ। सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या, उन्होंने देखा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कि जो निमोनिया कॉज कर रहा है वो एक बैक्टीरिया है ना, जिसको आज तो हम डिप्लोकोकस निमोनी कहते हैं, बट उस टाइम पे उसे निमोकोकस बोला जाता था, निमोकोकस। ठीक, तो उन्होंने फाइंड किया कि निमोकोकस जो है वो अपने दो स्ट्रेन में एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट स्ट्रेन क्या है उसका, नॉन कैप्सुलेटेड, और ए वायरुलेंट, और इसका इस स्ट्रेन का नाम दे दिया उन्होंने आर सेकेंड। स्ट्रेन क्या होता है, बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, है ना। और स्ट्रेन कैसे डेवलप होते हैं, स्ट्रेन उनकी जीनोटाइप में होने वाले डिफरेंसेस से डेवलप होते हैं। जीनोटाइप उनके डीएनए सीक्वेंसिंग में, जीन्स में कुछ बदलाव जो होते हैं, अलग अलग एक ही बैक्टीरिया की जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं उनमें अलग अलग स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। क्यों, वो उनके जीनोटाइप में होने वाले डिफरेंसेस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये निमोकोकस जो था, इसका एक स्ट्रेन था नॉन कैप्सुलेटेड, आर सेकेंड। नॉन कैप्सुलेटेड क्यों उसका नाम था, क्योंकि इसमें कोई भी कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था। कैप्सूल प्रेजेंट, और कैप्सूल होते हैं आउटर कवरिंग के लिए, है ना, जो उसके वायरस को, उसके वायरुलेंट मटेरियल को कवर करते हैं, उसमें कोई कैप्सूल नहीं होता आर सेकेंड स्ट्रेन में। और कैप्सूल नहीं होगा तो ऑब्वियसली सी बात है वो निमोनिया कॉज नहीं करेगा, और उसमें कोई भी निमोनिया के सिम्टम्स उससे नहीं दिखाई देते थे, कोई निमोनिया नहीं होता था उससे। तो ओके, सो निमोनिया के सिम्टम्स इससे नहीं डेवलप होते थे। एंड द लास्ट जो इसकी अपीयरेंस थी वो बहुत रफ और इरेगुलर होती थी इस स्ट्रेन की, रफ एंड इरेगुलर अपीयरेंस, ओके। वहीं दूसरी
एक दूसरा स्ट्रेन था न्यूमोकोकस का, जिसको उन्होंने नाम दिया कैप्स्यूलेटेड और वायरुलेंट स्ट्रेन। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कैप्सुलेटेड, इसमें कैप्सूल प्रेजेंट था। इसके स्ट्रेन में कैप्सूल, थिक कैप्सूल होता था, प्रेजेंट था, और ये कैप्सूल पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ था। ठीक है। और थर्ड, ये कॉज करता था निमोनिया। एंड द लास्ट इज, जो इसकी अपीयरेंस होती थी ना, वो स्मूथ होती थी, स्मूथ अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ कैप्सूल, शाइनी सरफेस। अब ये दोनों स्ट्रेन फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने फाउंड किए। जब उन्होंने एक माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इन दोनों स्ट्रेन को बारी बारी माइस के अंदर इंजेक्ट किया। फर्स्ट जब उन्होंने आर सेकेंड यानी कि ए वायरुलेंट को जब उन्होंने माइस के अंदर डाला, इंजेक्ट किया, देन क्या होगा? ऑब्वियसली माइस अलाइव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई निमोनिया कॉजिंग स्ट्रेन है, ना कैप्सूल प्रेजेंट है, तो कोई वेरुलेंट नहीं है इसके अंदर, तो माइस तो लाइव रहेगा। कोई सिम्टम शो नहीं हुए और माइस जो था वो जिंदा था। सेकंड में क्या किया उन्होंने? एस थर्ड जो था स्ट्रेन, उसको जब माइस के अंदर डाला गया तो माइस मर गया। क्यों? क्योंकि ये वायरुलेंट था, इसके अंदर निमोनिया कॉजिंग सिम्टम्स थे, सिम्टम्स डेवलप हुए और फिर वो मर गया। थर्ड इन्होंने क्या किया? जो एस थर्ड से निमोनिया कॉज हो रहा था, उसको उन्होंने हीट किल्ड कर दिया। उन्होंने 60 डिग्री सेल्सियस पे उस स्ट्रेन को गर्म किया, उसकी कॉलोनीज को, एंड देन इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो क्या हुआ? माइस अलाइव, माइस तो जिंदा हो गया। यानी कि हीट से जो उसके अंदर के बैक्टीरिया थे निमोनिया कॉज करने वाले, वो मर गए। फिर उन्होंने फोर्थ स्टेप में उन्होंने क्या किया? एस थर्ड स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड बैक्टीरिया का था, हीट किल्ड बैक्टीरिया का, प्लस आर सेकेंड जो कि नॉन वायरुलेंट है। यानी कि देखा जाए तो इससे भी माइस को जिंदा रहना चाहिए, और ये तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देख ही लिया कि माइस, अगर हमने हीट किल्ड वाला डाला तो माइस तो जो क्या था, वो जिंदा था। तो जब इन दोनों का मिक्सचर जो है वो माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, तो देखा वेरी सरप्राइजिंगली माइस मर गया, माइस डाई। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था। तो उन्होंने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जो एस थर्ड से आर सेकेंड में आकर उसकी आने वाली जो कॉलोनीज हैं, यानी कि हमें पता है ना बैक्टीरिया पल डिवाइड करते हैं, हर सेकेंड में वो डबल हो जाते हैं, हर मिनट में वो ग्रो करते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली जब आप माइस में उनको डालोगे तो इसकी जो आर सेकेंड है उसके अदर भी जनरेशन बनेंगी ना उसमें। तो उन्होंने ये देखा कि एस थर्ड से कुछ चीज ऐसी है जो आर सेकेंड में आई है, और फिर जो उसके आर सेकेंड की आगे आने वाली जो
डेवलप हुई कॉलोनीज हैं, यानी कि उसके आगे जनरेशन, उनके अंदर पहले वाले एस सेकंड के ही, एस थर्ड के ही कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं, है ना। तो उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि ऐसा कुछ मटेरियल है एस थर्ड का, एस थर्ड स्ट्रेन का, जो आर सेकंड में आके इसको भी उसने वायलेंट बना दिया। ये कॉन्क्लूड किया प्रेजेंस ऑफ heat killed as third has caused transformation, some that makes R second violent। ओके, तो उन्होंने ये कंक्लूजन इस बात से निकाला कि कुछ तो ऐसी चीज है, ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ है एस थर्ड स्ट्रेन से आर सेकंड में, जिन्होंने इसे वायलेंट बना दिया। So next experiment is Ladderberg experiment of genetic recombination in bacteria by Ladderberg and Tatum। तो ये सब कुछ मैंने बिना माइक ऑन करे ही लिख दिया और मैं सारा समझाती चली गई, और फिर मुझे दोबारा से ही शूट करना पड़ रहा है, बट मैंने ये खुद ही लिखा है। नाउ सो लैडरबर्ग साइंटिस्ट थे और टैटम, जिन्होंने 1946 में एक्सपेरिमेंट किया था ये। इन्होंने ई कोलाई, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे ई कोलाई के 2 म्यूटेंट स्ट्रेन लिए थे। म्यूटेंट स्ट्रेन अगेन मैं बता देती हूँ कि एक ही स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया के 2 अलग अलग जीनोटाइप वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, जिनमें म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन इन द सेंस किसी सीक्वेंसिंग में कुछ लैक कर जाता है या फिर कुछ बदल जाता है, तो वो आपस में म्यूटेट कर जाते हैं। मतलब कोई किसी विटामिन या किसी मिनरल को बनाने वाला जीन नहीं होगा, या फिर कोई डिजीज हो जाए, तो इस वजह से इनके ये म्यूटेंट हो जाते हैं। म्यूटेंट स्ट्रेन बैक्टीरिया को हम बोलेंगे। सो ई कोलाई का इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे, जिसमें से एक को इन्होंने म्यूटेंट ए कहा और दूसरे को म्यूटेंट बी कहा। म्यूटेंट ए मेल स्ट्रेन के नाम से इन्होंने इसको लिया, जो कि डोनर स्ट्रेन बोला गया। इसलिए डोनर स्ट्रेन, आगे आपको पता चलेगा कि डोनर स्ट्रेन इसको क्यों बोला है। सो म्यूटेंट स्ट्रेन ए का बायोटिक कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा था, जेनेटिक कॉम्पोजिशन, कि ये मेथियोनिन नहीं बना रहा था। ऊपर जो ये माइनस का या फिर ये डैश का जो निशान लगाया मैंने माइनस का, ये इसे ही इंडिकेट करता है कि मेथियोनिन म्यूटेंट स्ट्रेन ए में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और बायोटिन भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। बायोटिन भी नहीं हो रहा है, मेथियोनिन भी नहीं हो रहा है। थ्रियोनिन के ऊपर प्लस लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि ये इसको प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अंदर वो विटामिन कह सकते हैं जीन्स, वो जीन्स हैं जो थ्रियोनिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड थायोनिन भी प्रोड्यूस हो रहा है, एंड ल्यूसिन भी म्यूटेंट ए में प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसके पास जीन्स है। बस मेथियोनिन और बायोटिन के जीन्स इसके पास में नहीं है, तो ये मेथियोनिन और बायोटिन लैक करता है। और अगर इसको हमें ग्रो कराना है, इसकी कॉलोनीज हमें चाहिए, तो मीडियम में आपको मेथियोनिन और बायोटिन डालना ही पड़ेगा। मेथियोनिन और बायोटिन आपको मीडियम में ऐड करना होगा। एंड द म्यूटेंट बी को फीमेल स्ट्रेन बोला गया एक्सपेरिमेंट में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर
मेथियोनिन प्रोड्यूस होने वाले जीन्स प्रेजेंट थे, बायोटिन प्रोड्यूस करने वाले जीन्स भी प्रेजेंट थे, बट थ्रियोनिन, ल्यूसिन, थायोनिन ये प्रोड्यूस इसके अंदर नहीं हो रहा था। जो जो इसके जो ये जीन्स ट्रांसफर होने थे वो म्यूटेंट ए से म्यूटेंट बी में ट्रांसफर होने थे, है ना। इसीलिए इसको डोनर और इसको रिसिपिएंट स्ट्रेन बोला गया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में दिया। अब नेक्स्ट, अगर हमें इन दोनों की कॉलोनीज चाहिए तो इन्हें मीडियम चाहिए, ये वाला जो ये लैक कर रहे हैं। म्यूटेंट ए को चाहिए मीडियम मेथियोनिन और बायोटिन वाला, और म्यूटेंट बी को चाहिए ये तीनों मीडियम से, तीनों चीजों से भरा हुआ मीडियम चाहिए इन्हें। तो साइंटिस्ट ने देखा, लेडरबर्ग और टैटम ने, जब म्यूटेंट ए और म्यूटेंट बी यानी डोनर स्ट्रेन और रिसिप्ट को दोनों का मिक्सचर कर देते हैं हम, विदाउट अकेले अकेले तो ये कॉलोनीज फॉर्म नहीं कर रहे थे। अगर हम सिंपली इसको डाल रहे थे और कोई मीडियम, मतलब मीडियम नॉर्मल था, जैसे मीडियम एक नॉर्मल इकोलाई को चाहिए होता है, तो ये ग्रो नहीं कर रहे थे, दोनों में से कोई नहीं ग्रो कर रहे थे, क्योंकि हमने उसके अंदर जो वो लैक करते हैं वो चीजें उसके अंदर हमने ऐड नहीं करी थी मीडियम में। बट जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, म्यूटेंट ए और म्यूटेंट बी को मिक्स कर दिया जाता है, एंड देन देखा गया कि कॉलोनीज जो है वो ग्रो कर जाती हैं, ग्रो कर गई। तो लेडरवर्ग और टैटम दोनों साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो डोनर है वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं थियोनिन, थायोनिन और ल्यूसीन, जिसको रेसिपिएंट स्ट्रेन ने कंज्यूम कर लिया। सो दैट्स द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन, जो कि परफॉर्म किया था हार्शे एंड चेज। एडी हार्शे एंड एमजे चेज दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इनसे ये कंक्लूजन निकला था कि डीएनए है वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करके फिर उनसे कुछ उन्होंने रिजल्ट्स निकाले थे। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज के T2 फेज, ये एक टाइप का बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ये T2 फेज, इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये T2 फेज जो है वो किसको इन्फेक्ट करता है? ई कोलाई, ई कोलाई को करता है। ओके, तो इन्होंने T2 फेज में कुछ बदलाव किए और फिर ई कोलाई को कल्चर किया, फिर उनसे कुछ रिजल्ट्स निकाले। इन्होंने क्या लिया, दो तरीके के आइसोटॉप्स लिए, दो एलिमेंट्स के। फर्स्ट S35 यानी सल्फर, सल्फर का एक आइसोटॉप जो कि रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिव S35, सल्फर 35 रेडियो एक्टिव। आइसोटॉप वो होते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिवली बनाया गया था, आइसोटॉप था ये सल्फर का। आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप एलिमेंट्स के वो दो एलिमेंट्स होते हैं आपस में जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, कभी कभार डिफरेंट भी हो जाती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है,
तो एक सल्फर का रेडियो कल्चर किया, रेडियो एक्टिवली बनाया गया, S35 लिया था, और दूसरा लिया था फॉस्फोरस 32। आप देखेंगे तो सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है ना, और इस वाले का 35 था, क्योंकि ये उसका आइसोटॉप, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। P32 यानी फॉस्फोरस 32 लिया था, ये भी रेडियो एक्टिव था और ये भी आइसोटॉप था। ठीक है, तो इन्होंने नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या किया? फर्स्ट स्टेप में इन्होंने इन्फेक्ट किया ई कोलाई को बैक्टीरिया से, T2 फेज से उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया, यानी कि ई कोलाई में T2 फेज को इंजेक्ट कर दिया, तो यानी कि ई कोलाई में वायरस चला गया। ई कोलाई में T2 फेज को इंजेक्ट किया गया, इन्फेक्ट कर दो। यहाँ पे ये वायरस मैं ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का ये डीएनए है। देन इन्फेक्ट कराने के बाद इसे मीडियम में कल्चर कराया गया। जब ई कोलाई को T2 फेज से इन्फेक्ट कराया गया, उसके बाद में एक मीडियम लिया गया। मीडियम में क्या कंटेन किया? मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को लिया इस मीडियम में, और यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से ये फेजेस जो थे डेवलप हो गए। ओके, सो उसके बाद जब इन्होंने इसको अच्छे से, जब ये सेल जो थी वो रप्चर हो गया, यानी कि लाइसिस हो गया, जब ये सेल, इस सेल का जब लाइसिस हो गया, लाइसिस होने के बाद में यहाँ सबसे पहले ई कोलाई में T2 फेज यानी बैक्टीरियो फेज को डाला गया, उसे इन्फेक्ट कराया गया। इन्फेक्ट कराने के बाद एक P32 मीडियम में ई कोलाई में इस वायरस को ग्रो होने दिया, इसके प्रोजेनीज बनने दिए, ठीक है, कल्चर होने दिया इस वायरस को। उसके बाद जब ये सेल रप्चर हो गया, यानी कि लाइसिस हो गया, क्योंकि जो वायरस होता है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ये लिटिक साइकिल जो है, लिटिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करता है, यानी कि ये सेल में, होस्ट सेल में ग्रो करेगा, अपना डीएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर डाल देगा और ग्रो करता रहेगा, और उस टाइम कुछ टाइम के बाद जो है सेल का लाइसिस हो जाएगा, यानी कि सेल फट जाएगी। यही होता है लिटिक लाइफ साइकिल। होस्ट सेल को होस्ट सेल से ना निकल के होस्ट सेल को खत्म कर देना, उसे डिस्ट्रॉय कर देना। उसके बाद जब लाइसिस हुआ, तो लाइसिस होने के बाद इस बैक्टीरियोफेज की स्टडी करी गई, तो ये देखा गया इसमें कि इसके पास फॉस्फोरस कंटेनिंग डीएनए प्रेजेंट था, मतलब कुछ ऐसा था जो जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ गया था, जो उन्होंने कल्चर किया था मीडियम में P32। ओके, ये है प्रोटीन कोड। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, एंड देन सेकेंड,
सेकंड में क्या करा उन्होंने, दोबारा से इन्फेक्ट कराया ई कोलाई को, किससे, T2 फेज से। पहले इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्ट कराने के बाद इसे फिर से कल्चर किया। इस बार किस मीडियम में कल्चर करेंगे, इस बार करेंगे S32 वाले मीडियम में, S35 रेडियो एक्टिव वाले के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से मैं ये डायग्राम बना देती हूँ। ओके, देन इसका लाइसिस हो गया। लाइसिस होने के बाद जो वायरस के प्रोजेनीज बने थे उनको स्टडी करा, तो क्या पता चला हमें यहाँ पे, उन्हें मतलब साइंटिस्ट को, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो वायरस का प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी आ गई है। प्रोटीन कोट जो है वो रेडियो एक्टिव हो चुका है। ओके, सो सबसे पहले क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट, पहले पार्ट में फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडियम में हमने इसको जो ये वायरस था इसको ग्रो होने दिया एक ही सेल के अंदर। फिर जब उसका लाइसेंस हो गया तो उसकी स्टडी की, स्टडी में ये पता चला कि जो डीएनए है जो रेडियो एक्टिव है वो उसके कोट में नहीं है, वो उसके अंदर है, वायरस के अंदर पहुंच गई है रेडियो एक्टिविटी, है ना। जब सेकेंड स्टेप में, सेकेंड में जब मीडियम चेंज करके उसको सल्फर कंटेनिंग, रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया वायरस को, फिर सेल का लाइसिस होने पर हमने नए प्रोजेनीज की स्टडी की तो पाया कि जो प्रोटीन कोट था वो रेडियो एक्टिव हो गया है। अब की बार प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी गई है ना, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट बना है। अब रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट क्यों बना है, सल्फर जो था वो प्रोटीन कोट में क्यों गया, है ना, वो इसलिए गया क्योंकि प्रोटीन्स किससे बनते हैं, ये जो कैप्सूल है इनका ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन पॉलीसैकेराइड्स चेन से बनते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, सो सल्फर जो है वो प्रोटीन कोट में क्यों गया, हमें पता है प्रोटीन जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। पॉलीपेप्टाइड चेन जब कॉइल्ड होती है, अपने स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, तो वो एक डेफिनेट प्रोटीन बनाती है ना। वो अलग अलग तरीके से कॉइल्ड होती है, अलग अलग उसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कॉइल्ड होती है और अपने जो है प्रोटीन को, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, जिस तरीके का प्रोटीन एक सेल या टिश्यू के लिए जरूरी होता है। ओके, सो अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स का एक बहुत मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब सल्फर अमीनो एसिड्स में रोल प्ले करता है। ठीक है, वो डीएनए का कोई भी कंटेंट नहीं बनाता है, सल्फर का कोई रोल नहीं होता डीएनए के स्ट्रक्चर में, फॉस्फोरस का रोल होता है। ठीक है, इसलिए सल्फर जो था वो प्रोटीन कोट में चला गया। ठीक, तो ये यहाँ तक की कहानी हो गई। अब यहाँ तक जो भी एक्सपेरिमेंट ये हमने देखा है स्टेप 1 और स्टेप 2 में, यहाँ पे कहीं से ये नहीं पता चलता है कि डीएनए ही है वो हेरिडेटरी मटेरियल कहलाएगा। डीएनए ये प्रूफ नहीं होता है यहाँ तक कि डीएनए ही हेरिडेटरी मटेरियल है, क्योंकि देखो ट्रांसफर तो दोनों चीजों का हो रहा है, इसका भी हो रहा है रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस भी जा रहा है और रेडियो एक्टिव सल्फर भी चल रहा है। बट इन दोनों में से ये नहीं पता चल रहा है कि जो वायरस है, यानी कि वायरल जीन है, वायरुलेंट जीन है, वो कौन कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो एक सेकंड सेक्शन था, सेक्शन बी, उसमें ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि डीएनए ही है
जो वायरुलेंट जीन को कैरी कर रहा है। ओके, सो इन्होंने सेक्शन बी रखा है। सेक्शन बी में क्या किया कि ये जो नए प्रोजेनीज बने थे, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले और रेडियो एक्टिव सल्फर वाला, इन्हें वापस एक इकोलाई में डाला। ये फॉस्फोरस कंटेनिंग, जिसमें फॉस्फोरस डीएनए है, रेडियो एक्टिव डीएनए है। रेडियो एक्टिव डीएनए इसमें इन्फेक्ट करे गए ई कोलाई में, रेडियो एक्टिव डीएनए वाले T2 फेजेस, इसमें ये इन्फेक्ट किए गए। तो इन्होंने अपना डीएनए से दे दिया। फिर इसको हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया, मतलब साइंटिस्ट ने, तो ये पाया कि ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी जो है वो आ गई थी, ठीक है। और ये जो घोस्ट फेजेस हैं, इनमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। घोस्ट फेजेस वो ये वाले वायरस जो इसमें इन्फेक्ट करे गए, जो इसमें इंजेक्ट करे गए, ये घोस्ट फेजेस हैं। दीज आर घोस्ट फेजेस। घोस्ट फेजेस क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना डीएनए जो है वो इकोलाई को दे दिया, ठीक। तो इसमें आ गया रेडियो एक्टिव डीएनए इन्फेक्ट इकोलाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसी का नेक्स्ट, जब अब की बार हमने रेडियो एक्टिव सल्फर वाले, जो यहाँ से इसके प्रोजेनी बने थे, रेडियो एक्टिव सल्फर S35, जो इसका प्रोटीन कोड था, इस T2 फेज से दूसरे बैक्टीरियल सेल को, यानी कि इकोलाई का ये वाला सैंपल लिया, इकोलाई के दो अलग अलग सैंपल्स को, दोनों अलग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से और रेडियो एक्टिव सल्फर से अलग अलग इंफेक्ट करके उन्हें कल्चर किया गया, ठीक है। यहाँ पर ई कोलाई को इन्फेक्ट कर दिया, जिसके पास में रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड था, उस फेज से इसको इन्फेक्ट किया गया। उसके बाद में ब्लेंड करके, यानी कि ब्लेंड करने का मतलब है ये अलग अलग हो जाते हैं, है ना, वायरस को अलग और ई कोलाई को अलग करके ये पाया गया कि इसमें कोई भी डीएनए तो आ गया, मतलब इक्वल इसका बैक्टीरियोफेज का डीएनए तो उसके पास आ गया, बट इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफर हुई नहीं, ना उसके प्रोजेनीज में ट्रांसफर हुई रेडियो एक्टिविटी। बट यहाँ पे ये देखा गया, ये जो घोस्ट फेजेस थे, इनके पास रेडियो एक्टिविटी अभी भी स्टिल थी, और इनकी रेडियो एक्टिविटी कहीं से कहीं को ट्रांसफर नहीं हुई, रेडियो एक्टिव। ओके, इनके पास स्टिल थी अभी। मैं इसे रेड पेन से ऐसे बना देती हूँ मार्क करने के लिए। रेडियो एक्टिविटी तो मैंने यहाँ पे रेड कलर से शो कर दिया है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड को, ठीक। तो ये इस तरह से फर्स्ट में क्या किया, P32 वाले बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया। तो
तो रिजल्ट ये पाया कि ई कोलाई में रेडियो एक्टिव डीएनए जो था वो ट्रांसफर हो गया था, यानी ई कोलाई की जो प्रोजेनीज बनी थी या फिर वो ई कोलाई जो सेल थी उसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था। और घोस्ट फेजेस को देखा गया तो इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं प्रेजेंट थी। घोस्ट फेज वो फेज थे जो यहाँ पर इसमें ट्रांसफर करे गए थे। और नेक्स्ट स्टेप में जब रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज को जब हमने इकोलाई में इंजेक्ट किया, इकोलाई में डाला, तो ये पाया रिजल्ट कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो इकोलाई में ट्रांसफर नहीं हुई और रेडियो एक्टिविटी होस्ट फेजेस में स्टिल रह गई, यानी जो जैसा था पहले वो वैसा का वैसा ही रहा, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, कुछ ट्रांसफर इन द सेंस कोई रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफर नहीं हुई, है ना। जिसको उन्होंने रेडियो एक्टिव जो थे बैक्टीरिया वही रेडियो एक्टिव रहे, ई कोलाई में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। अगर वायरस की प्रोजेनीज बनी होंगी तो मतलब वायरस की प्रोजेनीज जो बनी थी वो स्टिल रेडियो एक्टिव थी क्योंकि उनके प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव थे, लेकिन ई कोलाई में कोई भी रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफर नहीं हुई। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इससे? इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि डीएनए है T2 फेज का डीएनए है जो कैरी कर रहा है वैरुलेंट इंफॉर्मेशन और जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो किसमें जा रही है, ट्रांसफर हो रही है ई कोलाई के कॉलोनीज या फिर कल्चरल इको। तो दैट्स द एंड, इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।